कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो। भैया बस इतना समझ लीजिए। तो इससे पहले कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो। भैया बस इतना समझ लीजिए, आज आपके सामने खड़ा हूँ, कल जेल में भी हो सकता हूँ। जनरल वाला है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए रोटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सेल्फ स्टीम। कभी किसी ने सैलरी पूछी होगी तो आप बढ़ा के ही बोले होंगे क्योंकि आप चाहते हो ना वो सम्मान मुझे मिले। मैंने एक अटेम्प्ट दिया, मेरे 165 मार्क्स आए। हो सकता है अगर मुझे एक अटेम्प्ट और मिलता तो मैं जनरल के बराबर नंबर ले आता। जनरल के अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। कर्नाटका में एक लड़का जा रहा था एग्जाम देने के लिए, उसने जनेऊ पहन रखा था, उसको नहीं जाने दिया। आप ब्राह्मण के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसका जनेऊ देख के। मतलब मैंने भी बिल पढ़ा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पनिशमेंट है। मतलब अगर किसी को दुश्मनी निकालनी है, उसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई, जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसकी आइडेंटिटी तो पब्लिक हो गई, उसकी इज्जत तो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सड़क पर कोई है जिसको कुछ नहीं आता है, उसको आप इक्वालिटी या इक्विटी देने के लिए राजा के बगल बैठा देंगे। तो चलो श्री गणेश करें। सभी साथियों, आप सभी का प्रयोगशाला की इस चतुर्थ प्रस्तुति में स्वागत है। बहुत खास प्रस्तुति होने वाली है। आज सजल ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि भैया अपनी जात बताओ। तो आज जाति जाति का गेम खेला जाएगा और यहाँ पे किसी की जाति मुझे भी नहीं पता है। तो इससे पहले कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो, और यहाँ पे किसी की जाति मुझे भी नहीं पता है। तो इससे पहले कि तुम मेरी जानो तुम कौन से जात से हो। भैया बस इतना समझ लीजिए कि आज आपके सामने खड़ा हूँ, कल जेल में भी हो सकता हूँ। जनरल वाला है। जेल जाने वाला काम ही ना करो ना। हाँ, यहाँ पे दर्शकों आपको मतलब पिछले 2 साल से हमारी हाइपर क्वेस्ट की टीम है। 15 से 20 लोग हम लोग काम करते हैं और सच में ये मजाक से हटके पहली बार मुझे पता चला कि सजल कौन सी जात का है। नाम से पता चल जाए, जैसे हमें पता हो कि कोई पांडे है, शर्मा है, तो ठीक है, पता चल जाता है कि वो जनरल है। बाकी हम लोगों को किसी को पता नहीं रहता आइडिया ही है। नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली यूजीसी का बहुत ढेर सारा रिएक्शन आया, तो हम लोगों को भी ये हुआ कि इस पर बात करनी चाहिए और रिजर्वेशन पर बात करेंगे। रिजर्वेशन पर यूजीसी का क्या चल रहा है वो तो हम समझने का प्रयास करेंगे और हमने यूजीसी बिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले रिजर्वेशन एज अ सोल्यूशन टू इंडियाज़ प्रॉब्लम, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हुई हैं और उसके लिए क्या रिजर्वेशन सही सोल्यूशन है, या फिर रिजर्वेशन सही है तो जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है क्या वो सही है, इस पर बात होनी चाहिए। और फिर जो तुम्हें भाई जानना है या जो तुम बताओगे मुझे क्या वो सही है, इस पर बात होनी चाहिए। और फिर जो तुम्हें भाई जानना है या जो तुम बताओगे मुझे यूजीसी बिल के बारे में और क्या इंटरनेट पर चल रहा है, दर्शकों के लिए क्या लाभदायक है जानना, बिल्कुल, तो वो सब आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और मतलब पर्सनली मतलब मेरे कॉलेज लाइफ में, कैंपस लाइफ में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने कभी ना अपने आसपास होते हुए देखा, ना मेरे फ्रेंड ग्रुप में किसी ने ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया है, ना। आप बीएचयू से हो? हाँ, मैं बीएचयू से हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता कि होता ही नहीं है, क्योंकि केसेस हमने देखे हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपका रिजर्वेशन पे क्या टेक है, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अपने कॉलेज लाइफ में, ये बताइए। तो अब मेरी जात आप पूछे हो तो चौरसिया हूँ, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में हूँ। और रिजर्वेशन पे बात करना, जैसे बहुत बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं। मेरी जात आप पूछे हो तो चौरसिया हूँ, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में हूँ। और रिजर्वेशन पे बात करना, जैसे बहुत बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं और देश की स्थिति को समझते हुए उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई कि चलो देश को हमें दोबारा खड़ा करना है। और 1947 या जब भी देश आज़ाद हुआ, उन्होंने कहा भाई ठीक है, यहाँ से हम हिस्ट्री को थोड़ा अलग करते हैं और अब एक एक सिटीजन के लिए हम अच्छी व्यवस्था को आगे लेकर आते हैं, सो दैट कि सभी आगे बढ़ें। अब मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। और मेरा रिजर्वेशन पर क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह का रिजर्वेशन होना चाहिए। और मैं इस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया हूँ। जब मैंने आईआईटी क्रैक की है तो आईआईटी में उस समय शायद जनरल का कट ऑफ 183 के अराउंड था आईआईटी पटना में, और आईआईटी पटना के लिए मैं 165 पर मुझे मिल गया था एडमिशन। अब मैं कैसे देखता हूँ रिजर्वेशन को,
मेरी फैमिली में सच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, इसके नज़रिए से अगर मैं देखूं तो मेरी फैमिली में किसी को भी आईआईटी के बारे में नहीं पता था। ये ग्राउंड रियलिटी है। आप इसको चाहे फैब्रिकेशन मानो चाहे ना मानो, नहीं। मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था आईआईटी क्या होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के आते तक तो मुझे पता ही नहीं था, जबकि मैं अपने कॉलेज का टॉपर था, स्कूल का 12th का, और मैं यूपी में मेरिट में था। मेरिट का मतलब ये है कि जो यूपी के सबसे टॉप 21 बच्चे हैं, मतलब आप ये समझ लो 10 लाख लोग तो बोर्ड एग्ज़ाम देते होंगे और भी ज़्यादा नंबर होगा, उसमें मैं 21 रैंक में हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि आईआईटी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये मेरी जो फैमिली है, अब ये मैं नहीं कहूँगा कि जनरल ने उनको ऐसा कुछ किया कि वो नहीं जानते थे, लेकिन समहाउ वो उसी, जैसे चौरसिया होते हैं ना, वो पान के काम में होते हैं, तो वो उसी में रहे और उनको नहीं पता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो मुझे पता चला वो अटेम्प्ट के बारे में। उसके बाद एक अटेम्प्ट था मेरे पास, तो कोचिंग के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर दोनों है, आर्थिक स्थिति भी खराब है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, वो सामाजिक जो भी हो उसमें। यहाँ पर अगर मुझे 165 पर एडमिशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो एम्पावरमेंट मुझे मिली है। तो रिजर्वेशन से एक लाइफ तो सुधरी है जो मुझे दिख रही है। उसके बाद रिजर्वेशन मिलने के बाद मेरी क्या पर्सनल यात्रा रही है और यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं रिजर्वेशन को अब कैसे देखता हूँ, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये इसलिए बताया कि मैं रिजर्वेशन पे कुछ बोलूँ उससे पहले लोग जाने कि मैं रिजर्वेशन को देखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस बैठ के जज कर रहा हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए ये सब हटा देते हैं, जाति पाति, जनरल, ओबीसी, ये हम एक बार एक सजग नागरिक के अनुसार सोचते हैं। एक बार के लिए हम गवर्नमेंट भी हटा दें, बीजेपी, कांग्रेस, या मैं ये मान लूँ कि मैं 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गया हूँ। अब मैं रिजर्वेशन को कैसे देखूंगा और कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने रिजर्वेशन को सोचा है, हो सकता है उन्होंने और डीपली सोचा हो, मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा क्या व्यू है, चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं बताता हूँ। पहले तो किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, और मैं टीम में बार बार कहता रहता हूँ, आप लोगों से भी साथ बैठता हूँ तो यही कहता हूँ, कोई भी काम करो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें अचीव क्या करना है, तो कैसे करना है ये बात का है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे पाकिस्तान को हराना है, तो आपको ये पता है ना हराना कैसे है, हराने का मापदंड होगा क्या। आप क्रिकेट में ही ले लो, तो मुझे ज़्यादा रन बनाने होंगे, उनको कम रन पे आउट करना होगा। ऑब्जेक्टिव तो पता है, कैसे करना है वो बात की स्ट्रेटजी है कि आपके बैट्समैन कैसे खेलेंगे, पिच कैसी है, ये बात का है, बट आपको ऑब्जेक्टिव तो पता है। तो ऑब्जेक्टिव अगर हमें इस देश के लिए कुछ बनाना है, अगर एक भारत का एक स्वर्णिम भविष्य है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यही होगा कि भारत के जितने लोग हैं, अगर हमारे 150 करोड़ लोग हैं, तो सभी 150 करोड़ लोग जितने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, भारत के लिए फ़ायदा होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव तो स्टेट का ये बनता है, सरकार का ये बनता है कि जितने भी लोग हैं वो अपना बेस्ट रियलाइज़ करें। तो पहला तो ये कि जितने भी लोग हैं वो बेस्ट करें, वो टैलेंटेड हों। जितना ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन टैलेंटेड होगा उतना अच्छा है देश के लिए, इसको तो कोई नकारेगा नहीं। तो जब पहला गोल हमारा है कि सब टैलेंटेड बने। दूसरा क्या है, भारत एक सोसाइटी, एक समाज है, सब लोग टैलेंटेड हैं लेकिन एक समाज में रहते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए रोटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका सेल्फ स्टीम, सम्मान। एक व्यक्ति चाहता है कि 2 रोटी कम मिले लेकिन मैं सम्मान से जीऊँ। तभी तो ये डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हम सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का सम्मान है, आत्मसम्मान। अगर कोई है और उसको केवल इसलिए आप नीचा दिखा दो कि वो ऐसा पैदा हुआ है, तो उसका स्पेसिफिक फैमिली, हाँ, तो उसका सम्मान ही है। इनफैक्ट अगर मैं भी हूँ या आप भी हो, कभी किसी ने सैलरी पूछी होगी तो आप बढ़ा के ही बोले होंगे, क्योंकि आप चाहते हो ना वो सम्मान मुझे मिले, है ना। तो हम समाज में मनुष्य ऐसे ही जीता है कि उसको सम्मान मिले। तो 2 बेसिक चीज़ है भारतीय नागरिक के लिए। एक तो ये है कि भाई सरकार का दायित्व है या भारतीय समाज का दायित्व है कि वो टैलेंटेड बने। दूसरा, उसको सम्मान मिले, वो सम्मानजनक जीवन जिए। क्या जो रिजर्वेशन हमने पिछले 75 सालों में लगाया है, क्या उसने ये चीज़ सॉल्व की है? वही मेरा प्रश्न है कि क्या रिजर्वेशन एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन को फिक्स कर सकता है जो हो रही तो है? रिजर्वेशन एज अ टूल आप लेके तो आए, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप देखिए तो ये दोनों जगहों पर रिजर्वेशन जो
अभी तक चलता आया है। मैं शुरू के 20 साल 25 साल छोड़ दीजिए, लोग बोलते हैं कि शुरू के 20 साल तक ही रहना था, 25 साल तक ही रहना था, आज तक घसीटता हुआ आया है। क्या उसने ये टैलेंट, लोगों को टैलेंटेड बनाया है भारत में और लोगों को सम्मान दिया है? ये दोनों जगह पे कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रिजर्वेशन फेल हुआ है। जिस तरह का रिजर्वेशन है, मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने खुद उसका बेनिफिट लिया है, बट मुझे किस तरह का बेनिफिट मिलता, या मैंने जो देखा है जिनको रिजर्वेशन मिला है उनको किस तरह का बेनिफिट मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं कैसे देखता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिजर्वेशन जिस तरह से दे रहे हैं उसका तरीका बदलना चाहिए। उसका तरीका ऐसा होना चाहिए, मैं आर्थिक रूप से वीक था, सामाजिक रूप से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जहां आईआईटी के 2 अटेम्प्ट थे सबके लिए या जनरल कैटेगरी के लिए, अभी भी सबके लिए, तो आप ओबीसी को 3 साल दे दो या 4 साल, 4 अटेम्प्ट दे दो, एससी एसटी को और बढ़ा दो, 5 अटेम्प्ट दे दो, 6 अटेम्प्ट दे दो। आपको रिजर्वेशन देना कहाँ है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दोनों चीज में फेल कर रहे हैं। आप जब अटेम्प्ट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि अटेम्प्ट बढ़ाने से आपने रिजर्वेशन तो उसको दिया ना कुछ तो उसको बेनिफिट दिया। अब जब वो आईआईटी में पहुंचेगा या आईएम में पहुंचेगा या आईएएस बनेगा तो इक्वल फील, खुद भी इक्वल फील करेगा, इक्वल फील करेगा ना। तो आपको ट्रेनिंग में, प्रिपरेशन में रिजर्वेशन देना है, हाँ, ना कि उस जगह पे रिजर्वेशन दे देना है जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो कैपेबल नहीं है, मैं कैपेबल हूँ, लेकिन मेरे पास, मैंने एक अटेम्प्ट दिया, मेरे 165 मार्क्स आए। हो सकता है अगर मुझे एक अटेम्प्ट और मिलता तो मैं जनरल के बराबर नंबर ले आता। मेरी कमी क्या है? मेरी कमी ये है कि मेरी फैमिली प्रिपेयर्ड नहीं है, और उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के रीज़न हो सकते हैं, या हो सकता है कि हम इग्नोरेंट रहे या कुछ और काम करते रहे। अब जो विश्व है वो प्रोग्रेसिव विश्व है, तो उसमें सरकार को सहायता करनी चाहिए, प्रिपरेशन फेज में करनी चाहिए। इससे दोनों चीज़ सॉल्व होगी। प्रिपरेशन फेज में आप जितने फैक्टर्स उठाइए, आप अगर अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं, आप फॉर्म की फ़ी घटा सकते हैं, आप अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसमें हेल्प कीजिए ना बच्चे की। इससे क्या होगा, जब बच्चा आईआईटी पहुंचेगा, अब कोई बच्चा 2 साल में पहुंच गया है, कोई 3 साल में पहुंच गया है, तो अब जब सारे बच्चे आईआईटी में पहुंचेंगे तो सब सेम मार्क्स पे पहुंचे हैं। तो आपके पास ये जो समस्या आ रही है ना कि नीट पीजी में लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं और वो डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं कि कोई रेडी नहीं है और उसको आप इक्विटी के नाम पे उस जगह पर पहुंचा दे रहे हैं जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं देश का भी तो नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान हो रहा है। तो पहला तो नुकसान हुआ टैलेंट का, कि देश में अब टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे क्योंकि आपने रिजर्वेशन वहां पे दे दिया है जहां पर अभी प्रिपरेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा, यही बच्चे जो अभी रेडी नहीं हैं, जब आईआईटी, आईएम या आईएएस जैसी पोजीशन पे जाते हैं तो 2 चीज़ें उनके साथ होती है। एक तो उनका सेल्फ स्टीम बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि किसी आप एससी एसटी या ओबीसी को सीट दे दीजिए और वो वहां जाकर उसको राजा जैसा फीलिंग आ रहा है। ये पर्सनली मैंने भी देखा है। हाँ, ये क्योंकि उसको पता है ना अंदर से कि मैं कम मार्क्स से यहाँ पर आया हूँ। तो आप कितना भी वहां पर फोर्स कीजिए इक्वालिटी को या इक्विटी को, वो एक इनविजिबल फैक्शन बन ही जाता है। वहां पे लोगों को पता होता है इनके मार्क्स कम थे, मेरे ज्यादा है, वो जनरल का एक अपना ग्रुप बन जाएगा, ओबीसी इधर उधर तैरता रहेगा वो तो Now the diabetes patient saying मेरे ज्यादा है, वो जनरल का एक अपना ग्रुप बन जाएगा, ओबीसी इधर उधर। अभी वहां पर फोर्स कीजिए इक्वालिटी को या इक्विटी को, वो एक इनविजिबल फैक्शन बन ही जाता है। वहां पे लोगों को पता होता है इनके मार्क्स कम थे, मेरे ज्यादा है, वो जनरल का एक अपना ग्रुप बन जाएगा, ओबीसी इधर उधर तैरता रहेगा वो तो थाली के बैगन इधर उधर चलता रहता है उनका। फिर एससी एसटी इसका एक अपना ग्रुप बन जाता है। इनफैक्ट मैंने मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि मेरे कॉलेज में मतलब मुझे नहीं पता कि कौन किस कास्ट का है, लेकिन एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। मैं उससे कितनी भी बात करने की कोशिश करूँ, मैं बोलूँ चलो साथ में चलते हैं कैंटीन में, कुछ, वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। फिर मैंने सोचा कि भाई ये क्यों ऐसा, इतना क्यों अंडर कॉन्फिडेंट ये फील कर रहा है। तब मैंने उससे पूछा नहीं डायरेक्टली, लेकिन मैंने ही ये रियलाइज़ किया कि शायद ये एससी या एसटी कम्युनिटी से है, इसकी वजह से खुद में ही इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि वो घुल मिल नहीं पा रहा है हमारे साथ। अब आप सोचिए वो बच्चा, वो आईआईटी के अंदर है, आईएम के अंदर है, और वो बच्चा बस इस वजह से उसको, उसकी सेल्फ स्टीम अभी तक नहीं बढ़ पाई, जबकि हम स्वतंत्रता के 75 साल बाद आ गए हैं, क्योंकि उसको प्रिपरेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई एक सड़क पर कोई है जिसको कुछ नहीं आता है, एक भिखारी है, और उसको आप इक्वालिटी या इक्विटी देने के लिए राजा के बगल बैठा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कैपेबल नहीं है,
उसके अंदर कैपेबिलिटी है, बस उसको वो सही समय, सही प्रिपरेशन और ट्रेनिंग और सही इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। आपका काम है उसको टैलेंटेड provide बनाना। उसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको सब्सिडी देनी है, उसको कोचिंग देनी है, उसको स्पेशल इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स देने हैं। वो देंगे ना तो दो चीज़ें सॉल्व होंगी, वो टैलेंटेड बनेगा, टैलेंट ग्रो करेगा। दूसरा, उसकी सेल्फ स्टीम इतनी बढ़ जाएगी कि फिर वो, उसको ये नहीं है कि मैं यहाँ पर लाया गया हूँ, ग्रेस मार्क्स से मैं यहाँ पर आया Exactly. हूँ। वो आँख में आँख मिलाकर, और ये नहीं है कि आँख में आँख मिलाना बस ज़बरदस्ती, वो इंटरनल आएगा, Confidence खुद उसका कॉन्फिडेंस रहेगा। आएगा। और ये कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। मैं IIT में था, ये तो मैं एक छोटा सा सैंपल है मेरे पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही होता होगा हर जगह, बट मैंने जो पर्सनली देखा, मेरे बैच में 40 बच्चे थे, कुछ बच्चे SC ST थे, कुछ OBC थे और बाकी जनरल थे। तो आप ड्रॉप आउट रेट देखिएगा, आप देखिएगा कि जो SC ST बच्चे होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि SC ST बच्चे जो IIT में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठेंगे, देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे हैं, उनको लग रहा है कि चलो यहाँ रिजर्वेशन से आए हैं, अब मुझे जॉब भी रिजर्वेशन से मिल जाएगी, क्योंकि एक समय के बाद, और उसमें वो गलत नहीं है, उनकी सिचुएशन सरकार ने ऐसी बनाई है। जब वो रेडी नहीं है, आपने उनको आर्मी में डाल दिया, एक हाईली कॉम्पिटिटिव जगह पर डाल दिया जिसके लिए वो रेडी नहीं है। अब वहाँ वो कोप कैसे करेंगे? क्योंकि IIT ऐसा तो नहीं आप पहले साल वहाँ मजे चल रहे हैं, हर 2 महीने पे असाइनमेंट है, क्लासेस हैं, और वो इतना, मैं खुद इंग्लिश नहीं बोल पाता था वहाँ, तो मैंने कोप किया है ना चीज़ों को। तो आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप कितने रेडी हैं। वहाँ पर आप देखिएगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मेरे सामने एक SC ST ग्रुप का एक बच्चा था, वो गायब ही हो गया 2 साल बाद, कोप नहीं कर पा रहा था, कोप नहीं कर पा रहा है, गायब ही हो गया। और उसके बाद बाकी जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो उसमें चले जाते हैं कि ठीक है यहाँ जॉब नहीं मिलेगी तो हम रिजर्वेशन वाली कोई जॉब ढूंढेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? ठीक है उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट क्या यही गोल है कि किसी को सैलरी मिल जाए? क्या उनकी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? क्या उनको टैलेंटेड बनाना सरकार का गोल नहीं है? तो मेरा रिजर्वेशन पे ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव देश के सभी नागरिक को टैलेंटेड बनाना है और सभी नागरिकों के अंदर एक आत्मसम्मान लाना है, तो आपको ये पुरानी जो रूढ़िवादी चीज़ें उनसे आगे आना होगा। आप ये फ्रीबीज ही हो गई हैं कि आप फ्रीबी देते चले जा रहे हो। आपको ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना होगा। रिजर्वेशन बुरा नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन कहाँ, अप्लाई करने का तरीका। रिजर्वेशन आपको प्रिपरेशन में देना है। जैसे मैं 165 मार्क्स आए मेरे, और मैं IIT में हूँ, तो अब क्या है 4 साल का करिकुलम है, तो पहले साल मैंने मेहनत कर ली, तो मैं जनरल के बराबर उस पर आ गया। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में टॉप 5 टॉप 3 में रहा हूँ मैकेनिकल में। क्यों? क्योंकि मुझे वो जो प्रिपरेशन के समय और समय मिलना चाहिए था, वो मैंने IIT के फर्स्ट ईयर में लगा लिया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब सरकार ने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं ये नहीं किसी को कहने दूंगा कि तुम रिजर्वेशन से आ गए और अब। वैसे क्या आपको कभी अपने कॉलेज लाइफ में ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कुछ? भले दूसरे करे ना करे, इंटरनली फील होता है। क्या होता है इसमें? क्योंकि आपके अंदर मन में है ना कि मेरे मार्क्स कम हैं। जिस सीट के लिए 183 चाहिए, आप 165 पे गए हैं, तो आप राजा नहीं बन सकते, कितना भी कोई भी आपको वहां पहुंचाया हो। अब जब मैं गया वहां पर, तो मेरे मन में तो था कि मेरे मार्क्स कम हैं, ठीक है, मैं 20 मार्क्स कम में ये सीट मुझे मिली है। अब वो जो मेरे मन में है, वो मेरे मन में तब तक रहेगा जब तक मुझे ये लगेगा कि यार मैं कैपेबल नहीं हूँ। हाँ, 2-3 एग्जाम के बाद, सेमेस्टर्स के बाद, जब मुझे लगा नहीं मैं इनके बराबर मार्क्स ला सकता हूँ, रैंकिंग भी आने लगी, मेरी रैंक आने लगी, तब मेरे अंदर से वो गया कि नहीं मैं भी कैपेबल हूँ। और इनफैक्ट बहुत ढेर सारे मेरे जनरल फ्रेंड्स भी थे जो जानते थे, वो भी मुझे बोलते थे कि जैसे कि OBC में और भी 1-2 लड़के थे जो बहुत अच्छा करते थे। तो मेरे जो पर्सनल फ्रेंड थे, सारे तो नहीं बोलूँगा, एक मेरा दोस्त था जनरल कैटेगरी में है, विट्ठल। अब विट्ठल के बारे में मैं बताऊँ, ना उसके मम्मी है ना उसके पापा हैं, बचपन में ही चले गए, और कभी वो बुआ के घर में पला बढ़ा, कभी चाचा के घर में। अब सोचिए उसकी कंडीशन तो मुझसे भी ख़राब है, लेकिन वो जनरल का है। उसने उस कंडीशन में लड़ते हुए 183-4 के ऊपर मार्क्स लाया और वहाँ पर है, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया क्योंकि वो हिंदी बोलता था, मैं हिंदी बोलता, वो कानपुर का था, मैं अयोध्या का था। उसने मुझे बोला कि तुम ये मत सोचो कि तुम OBC से आए हो, और ये सब सारे बच्चों को लगता है कोई एक्सप्रेस करे या ना करे। वो मुझे बोलता था कि देखो वो भी तो OBC है लेकिन मुझसे ज़्यादा मार्क्स पा रहा है, तो तुम भी लाओ भाई, तुम प्रूव करो ना।
अब तुम्हें सीट मिल गई तो उसको लेके क्या बैठे रहोगे। तो उसने जब ऐसा बोला तो मैं और लग गया कि भाई अब ठीक है, एक जगह मुझे रिजर्वेशन मिला, अब मैं प्रूव करूंगा। और फिर वो प्रूव करने में वो सेल्फ एस्टीम आ गई, आज मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। तो ये करना है सरकार को कि आप बच्चे जिस जगह पर पहुंच रहे हैं, जिस जगह के लिए बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन जहाँ पर है, बहुत हाई परफॉर्मिंग ट्रेनिंग्स जहाँ पर है, एटलीस्ट वहाँ पर रेडी करके बच्चों को भेजें। नहीं तो आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इक्विटी दे रहे हैं, सॉल्व कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल रिजर्वेशन पे, रिजर्वेशन होना चाहिए, बट रिजर्वेशन कहाँ देना है इसको एक बार सरकार सोचे। तो आई थिंक कि रिजर्वेशन पे तो काफ़ी क्लैरिटी मिली है। अब हम लोग थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन पे भी आते हैं, यूजीसी पे आ जाते हैं, यूजीसी बिल पे आते हैं। यूजीसी पर आते हैं। तो अब यूजीसी को हमने पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजीसी का इंटेंशन तो सही है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर ओबीसी भी डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। हाँ। तो जनरल को क्या प्रॉब्लम, मतलब आप जनरल कैटेगरी से हो, आप समझाओ कि आपको क्या समस्या है यूजीसी बिल से, और बिल से ही आप बताओ। एग्जैक्टली। यूजीसी बिल को लेके मेरा पर्सनल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो हम देख रहे हैं, उसके बारे में हम और बात करेंगे। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाना ज़रूरी है कि अगर कोई करने की सोच भी रहा है तो वो ना करे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है मेरी एज अ जनरल कास्ट स्टूडेंट इस बिल से, कि इस बिल का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, वो उस ऑब्जेक्टिव में ही मुझे थोड़ी सी गलती दिख रही है। अच्छा, जैसे ये बिल कह रहा है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, किसी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन को लेके, रेस को लेके, जेंडर को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, कास्ट को लेके, डिसेबिलिटी को लेके, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन है, particularly in the case of scheduled caste, scheduled tribes, socially and educationally backward classes and economically weaker sections, person with disability or any of them. पर्टिकुलर मेंशन है इनका, इसमें जनरल कास्ट का कोई मेंशन ही नहीं है कि भाई आप ये मेंशन कर दो ना, आप कॉमन मेंशन कर दो कि किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आपने पर्टिकुलरली इनका मेंशन किया है, और जनरल कास्ट जो कि जनरल के अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कुछ केसेस देखे हैं कि कर्नाटका में एक लड़का जा रहा था एग्जाम देने के लिए, उसने जनेऊ पहन रखा था, उसको नहीं जाने दिया। ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन ही है ना, आप ब्राह्मण के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो उसका जनेऊ देख के। एक और केस है, एक एलएलबी का स्टूडेंट है अक्षत शुक्ला नाम का, उसने सुसाइड कर लिया था। क्यों? वो ब्राह्मण था और उसके चोटी जो उसकी शिखा है और उसके जनेऊ को लेके मजाक उड़ाया जा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया था। ये तो हमने केसेस सुने हैं कि एक SC/ST स्टूडेंट है, उसको लेके उस डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहा था तो उसने किया है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन जो अक्षत शुक्ला के साथ हुआ, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, UGC को, कि भाई अगर आप डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ला रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव जो सेकंड पॉइंट है बिल का, उसमें आप सबका मेंशन कर रहे हैं, लेकिन जनरल कास्ट का मेंशन नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि अभी BHU में भी, मैं BHU से आता हूँ, BHU में मैंने, इतना सुंदर कैंपस है, इतना अच्छा वातावरण है, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी BHU में भी ब्राह्मणों के अगेंस्ट स्लोगन लिखे गए। मतलब JNU में तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए हैं, स्टार्ट एन ऑनलाइन फैशन स्लोगन्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या मतलब ब्राह्मण बनिया के अगेंस्ट जो JNU में नारे लगते हैं, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो ये चीज़ें होती हैं ना, ये हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, सोसाइटी में ये भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आप कीजिए ना। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कीजिए। इसके अलावा जो इस बिल का 3(1)(c) है, जो पॉइंट है, जिसमें वो लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं। तो इसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वो है जब आप किसी के कास्ट या ट्राइब के लेके उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसको कुछ उसका उल्टा कर रहे हैं, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये सिर्फ OBC, SC और ST के साथ हो सकता है। मतलब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल भी हैं तो भी आपके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो सकता, बाय डेफिनेशन ही नहीं हो सकता। ये डेफिनेशन गलत है। और फिर जो इसका सबसे खतरनाक पॉइंट मुझे लगता है, पॉइंट 3(1)(e), जिसमें बोल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ भी, वेदर इट इज इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट।
एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन तो समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ वाचक मैंने कुछ बोल दिया आपको ज़बरदस्ती, आपको बुरा लग गया या फिर मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इम्प्लिसिट क्या होता है, अगर मेरा मन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप या फिर कोई स्टूडेंट जो ओबीसी का है वो मेरे पास बैठने आया, मैं उस टाइम कुछ असाइनमेंट कर रहा हूँ, मुझे बिजी हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई अभी तू जा, मैं बाद में बात करूंगा, तो अब वो उसको मान ले कि भाई ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इम्प्लिसिट में तो कुछ भी आ सकता है ना, आपने इम्प्लिसिट लिख दिया, उसको डिफाइन नहीं किया। ये भी बहुत खतरनाक तरीके से इसका यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई किसी वजह से, लड़की की वजह से ही लड़ाई होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होता है। अब उसमें एक है ओबीसी या फिर SC ST कैटेगरी का है और एक जनरल है, EWS भी है, वो भी जाके कंप्लेन कर सकता है ना कि भाई लड़ाई हो गई, अब गलती तो दोनों की है, उसमें कास्ट का कोई एंगल नहीं है, लड़की का एंगल है, लेकिन वो उसको उस तरीके से दिखा सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है बिल का, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है और डिस्क्रिमिनेशन का भी जो डेफिनेशन है, उन सब में फ्लॉज हैं। पर इसमें सजल ये भी तो है, मतलब मैंने भी बिल पढ़ा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पनिशमेंट है। अगर कोई आपको एक्यूज करता है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो एक कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी, वो फिर 10 दिन या 15 दिन उस पर रिसर्च करेगी और अगर गिल्टी होगी तब आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो डायरेक्ट आपको पनिश कर दिया जाएगा, उस पर इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी बैठने के बाद ही उस पर एक्शन होगा। तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों जनरल कैटेगरी इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है कि उनको तो कोई भी एक्यूज कर देगा और पनिश कर देगा, जबकि एक बिल में ये सुविधा है, एक प्रोविज़न है कि इंक्वायरी बैठेगी और उसका असेसमेंट होगा और उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल में यह है कि जो भी कंप्लेन करेगा उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाएगी, अगर वो चाहेगा तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑफ द केसेस में वो गोपनीय ही रहना चाहेगा, ये मेरा इवैल्यूएशन है। तो उसकी आइडेंटिटी वो हाइड करके, मतलब अगर किसी को दुश्मनी निकालनी है वो ऑफ कोर्स अपनी आइडेंटिटी हाइड करके ही कंप्लेन करेगा। उसकी आइडेंटिटी पब्लिक नहीं हुई, जिसके ऊपर कंप्लेन हुआ है उसकी आइडेंटिटी तो पब्लिक हो गई कि भाई इसने किया है, उसकी इज्जत तो गई। उसके बाद मैं इक्विटी कमेटी पे भी ये चीज़ कमेंट करना चाहता हूँ कि उसमें 6 पॉइंटर्स हैं कि आपको इनको रखना है, जैसे हेड ऑफ जो इंक्वायरी करेगा। हाँ, जो इंक्वायरी करेगा। और उसमें भी ये है कि आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक फीमेल का आपको वो करना है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस इक्विटी कमेटी में। उसमें भी आपने जनरल कास्ट का मेंशन नहीं किया कि एक जनरल कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। मतलब भले आप ये बोल सकते हैं कि पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी किसी भी कास्ट का हो सकता है, महिला किसी भी कास्ट की हो सकती है, उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आप इनका पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं तो जनरल कास्ट का भी एक पर्टिकुलर मेंशन कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो इक्विटी कमेटी के गठन में भी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। अब फॉर एग्जांपल कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो इक्विटी कमेटी के इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है, तो उसमें अपील का प्रावधान है कि वो लोकपाल के पास जाके अपील कर सकता है, और फिर जिसके ऊपर आरोप लगा है तो वो लोकपाल को जाके कंप्लेन कर सकता है और फिर अपील कर सकता है, और फिर जो इन्वेस्टिगेशंस आगे होगी, मान लीजिए कि बाद में अगर वो निर्दोष पाया गया तो ठीक है, वो निर्दोष पाया गया, लेकिन जिसने कंप्लेन की क्या उसके ऊपर उसको कुछ सज़ा मिलेगी फॉल्स कंप्लेन की? उसका कोई पॉइंट ही नहीं है इस पूरे रेगुलेशन में। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो ड्राफ्ट्स बने थे इसके पहले उसमें था ये सेफ्टी गार्ड दिया गया था, लेकिन जो फाइनल रेगुलेशन रिलीज हुआ उसमें सेफ्टी गार्ड हटा दिया गया। इसके पीछे का कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो रेगुलेशंस हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक वर्ग ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा एक तरह से आप दे रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो उस पर इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन अगर इंक्वायरी में ये साबित होता है कि उसने गलत कंप्लेन की है तो उसको सज़ा नहीं है, और आपकी इज्जत का फालूदा तो हो ही गया। तो ये कुछ चीज़ें डेंजरस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इस पूरे यूजीसी रेगुलेशन को रोल बैक कर लो, मैं रोल बैक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बिल पर्सनली मैंने पूरा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा कि भाई ये लागू होना चाहिए, लेकिन इन अमेंडमेंट्स के साथ लागू होना चाहिए कि ये आप यूनिवर्सल कर दो, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अभी जो बिल है उसमें जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और दर्शकों, जाते जाते इस एपिसोड के अंत में मैं इतनी अपील करूँगा अपनी तरफ से कि हमारे जीवन का गोल रिजर्वेशन लेना नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का गोल होना चाहिए टैलेंटेड बनना। उसमें सरकार आपकी सहायता कर रही है। बहुत से बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाता है तो वो छोड़ देते हैं चीज़ें।
मुझे जब रिजर्वेशन मिला तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं वो स्टूडेंट हूँ अपने आईआईटी का जिस पर आईआईटी या आगे आने वाली सभी जनरेशन्स को एक कम से कम हो कि ये कोई था। मुझे रिजर्वेशन मिला, सरकार ने मेरी इतनी हेल्प की, आगे मुझे कभी रिजर्वेशन की आवश्यकता ना पड़े, ना मुझे ना मेरी फैमिली में आने वाली किसी जनरेशन को। इनफैक्ट जब कॉलेज में कंपनीज आना शुरू हुई तो बहुत ढेर सारी कंपनीज रिजर्वेशन पे तो देती नहीं है आपको जॉब, टाटा मोटर्स तो देती नहीं, बट मैं वो पहला बच्चा था पूरे अपने बैच में जिसको टाटा की जॉब मिली थी। तो मैंने मेक श्योर किया था कि मैं किसी भी एंड से अपने टैलेंट को जस्टिफाई इस तरह से कोई ये कह ना पाए कि तुमको तो बस भेजा गया है, मिल गया। तो ये एक सेल्फ एस्टीम की बात है और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं रिजर्वेशन को गोल मत बनाएं। हाँ, आप कहीं कम पढ़ रहे हैं, आपकी कुछ समस्या थी, सरकार ने आपकी सहायता की है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हुए देश के लिए आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि फिर आप उसको एक अपना जीवन जीने का मैकेनिज्म बना लीजिए और I work better under pressure. सरकार का या देश के रिसोर्सेज को आप किसी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। देश को हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि फिर आप उसको एक अपना जीवन जीने का मैकेनिज्म बना लीजिए और सरकार का या देश के रिसोर्सेज को आप किसी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। देश को हम कितना दे सकते हैं। दूसरा जो मैंने रिजर्वेशन पे बोला कि सरकार को अब ये भी सोचना चाहिए कि रिजर्वेशन किस तरह से देना है कि हम उनका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ा पाएँ, हम उनका टैलेंट भी बढ़ा पाएँ और देश में ऐसा ना हो, क्योंकि हम यही तो बात कर रहे हैं कि क्रिकेट में रिजर्वेशन नहीं है तो हम बेस्ट हैं, इसरो में रिजर्वेशन नहीं है तो हम बेस्ट हैं, या जहाँ जहाँ आर्मी है हमारी, या जहाँ जहाँ हमारा रिजर्वेशन नहीं दिखता है, जहाँ हम टैलेंट को ऊपर रखते हैं वहाँ देश अपने आप शाइन करता है। तो अगर हम रिजर्वेशन में भी टैलेंट को ऊपर रख दें कि हम टैलेंट बनाएंगे, हमारी जो ऐसी जातियां हैं, ऐसे जो वर्ग हैं जो पीछे हैं, गोल हमारा उनको टैलेंटेड बनाने का है। गोल हमारा ये नहीं कि उनको दे देने का है। दे देने से वही तो समस्या आ रही है कि फ्रीबीज हैं कि हम बिजली दे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और वो सरकार का जो पॉलिटिकल तंत्र है वो उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। आप लोगों के अगर कुछ पॉइंट्स हैं इस बिल पर या फिर ओवरऑल रिजर्वेशन पे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी पूछें हम। जय हिंद। ठग ये शब्द कहाँ से आया, हिंदी है या इंग्लिश? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग पर एक बहुत ही दुखद कहानी है। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया, जिसमें उन ट्राइब्स के नाम थे जिन्हें अंग्रेज क्रिमिनल ट्राइब्स मानते थे, और इस एक्ट के अंदर इन ट्राइब्स के लोगों का मास जेनोसाइड करना लीगल कर दिया गया। इन्हें वर्मिन्स यानी कॉकरोचेज और रैट्स के बराबर का दर्जा दे दिया गया। इन ट्राइब्स के लोगों को, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो या औरत, इन्हें मारना पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता था। इन ट्राइब्स की गलती बस ये थी कि ये अंग्रेजों द्वारा जंगलों का एक्सप्लॉयटेशन का विरोध कर रहे थे, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ये ट्राइब्स का नामो निशान ही मिट जाए ताकि अंग्रेज भारतीय जंगलों का फ्रीली एक्सप्लॉयटेशन कर सकें। ऐसी ही एक ट्राइब थी ठग, जिसके मेंबर्स हिंदू मुस्लिम दोनों थे और माँ काली की आराधना करते थे। जब इन पे अंग्रेजों ने अत्याचार करना स्टार्ट किया तो इन्होंने चरखा नहीं उठाया, बल्कि उल्टा अंग्रेजों को ही लूटना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से ठग शब्द लूटपाट का पर्यायवाची बन गया। भारत से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।